स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। राइट, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। ये क्या होता है? देखो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर मुझे किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो मुझे यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को हमने नाम दिया था आयनाइजेशन एनर्जी। राइट, लेकिन अगर हम इसका रिवर्स कर दें, अगर मैं चाहूँ तो एक एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहूँ, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करवा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा बच्चों? इस केस में होगी मेरी एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड। तो जनरली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम में ऐड करवाते हैं उसके वैलेंस सेल में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। कि द एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम टू फॉर्म द नेगेटिव आयन। राइट, मान लो मेरे पास कोई एटम है, गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाता हूँ इसको वैलेंस सेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव गैसेस आयन बन जाएगा। और साथ में क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी हमारी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं कि अगर मेरे पास कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है जो कि न्यूट्रल स्टेट में है, मैं उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाता हूँ तो मेरी कितनी एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो एनर्जी मेरी रिलीज हुई है, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? ठीक है, तो इसकी एक अनदर डेफिनेशन भी है, उसको हम थोड़ा यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक एक्चुअल में हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है मे बी रिगार्डेड एज एंथैल्पी चेंज when an electron is added to an isolated gaseous atom। काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा? एंथैल्पी चेंज, ये जो वर्ड है। राइट, इससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आइसोलेटेड गैसेस एटम क्या होता है। देखो, अगर हम किसी भी एटम की स्टडी करनी है होती है, तो हमें सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि वो आइसोलेटेड स्टेट में हो। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? वो सिंगल परसेंट हो, सिंगल। राइट, देखो मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जो भी हमारे एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो तो या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं या फिर हमारे कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? या तो सॉलिड में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं, या फिर गैसेस स्टेट में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मुझे स्टडी करना है तो सिंपल सा लॉजिक है, सॉलिड स्टेट में क्या होगा, मॉलिक्यूल आपस में या एटम जो है आपस में एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होंगे। तो इस केस में एटम की जो प्रॉपर प्रॉपर्टीज है वो मुझे पता नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट आ जाता है। इसके चारों ओर जो एटम है वो इसकी प्रॉपर्टी पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे ही लिक्विड के स्टेट में होगा। राइट, लेकिन गैसेस स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल या एटम जो आपस में काफ़ी दूर होते हैं। दूर होने की वजह से ये एक दूसरे पर उतना इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, जिसके कारण मुझे इस एटम की या इस एलिमेंट की प्रॉपर प्रॉपर्टी की जानकारी हो जाती है। इसीलिए जब भी हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, आइसोलेटेड गैसेस एटम। उम्मीद है ये जो है आपको पता चल गया होगा कि आखिर ये हम यूज क्यों करते हैं। राइट, उसके बाद हम चलते हैं भाई एंथैल्पी चेंज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो केमिस्ट्री में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब आप रिएक्शंस करते हो। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये क्या होता है बेसिकली? देखो, हम यहाँ पे एनर्जी, अगर हम बात करें एनर्जी के टर्म में, तो केमिस्ट्री में एनर्जी जो टर्म होती है उसको हम एंथैल्पी के टर्म में भी यूज कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हो, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू एंथैल्पी। इससे आपको केवल मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एनर्जी इक्वल टू एंथैल्पी समझ लो। अब मैं यहाँ पे दो ग्राफ बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? दो ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पे हम ले लेंगे एनर्जी को। राइट, ठीक है जी, यहाँ पे हमने ले लिया एनर्जी को। मान लो कोई भी रिएक्शन है, उसमें क्या होता है बच्चों, एक तो हमारा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से हमारा क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। सिंपल, अगर हम नॉर्मल से रिएक्शन देंगे, ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, दो चीजें हमारी होती है। मान लो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो यहाँ पे लाई करती है, हमने लिख दिया रिएक्टेंट की एनर्जी। राइट, और प्रोडक्ट की एनर्जी मेरी कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो लो जी, हमने ये कर दिया, ये ग्राफ बना दिया।
कि रिएक्टेंट की एनर्जी मेरी है, प्रोडक्ट की एनर्जी मेरी यहाँ पर है। इसको हम नाम दे देते हैं E1 या ER में इसको कह लेता हूँ। ये है मेरा क्या, रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये है मेरा EP, प्रोडक्ट की एनर्जी, राइट। या E1 या E2 इसको मान लो। दूसरा ग्राफ मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये मेरा यहाँ पे है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है मेरे यहाँ पे। प्रोडक्ट की एनर्जी मेरी लाई ये कर रही है और रिएक्शन मेरी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे क्या है बच्चों, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इन दो ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं उस चीज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की टर्म में बात करूँ, किसकी टर्म में, एनर्जी की टर्म में, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है या फिर रिएक्टेंट की एनर्जी। तो सिंपल सा हमें दिख रहा है कि भाई रिएक्टेंट की एनर्जी तो मेरी यहाँ पे लाई कर रही है और प्रोडक्ट की एनर्जी मेरी यहाँ पे लाई कर रही है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी मेरी ज़्यादा है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देख लेते हैं कि भाई एनर्जी मेरी किसकी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है या फिर मेरी प्रोडक्ट की ज़्यादा है। तो आप देख रहे होंगे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे देख लिया इस केस में हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है बच्चों, ज़्यादा है। देखो, अब पहली वाली अगर हम बात करें पहले वाले ग्राफ की, कि जब मेरी रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो जो एनर्जी थी मेरी रिएक्टेंट की और जब मेरा प्रोडक्ट बना तो उस केस में क्या हुआ, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हुई, राइट। और एनर्जी तो ऐसा है नहीं कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो अपने आप उसने एनर्जी बना दी होगी, नहीं। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को कि वो इस एनर्जी तक पहुंच जाए। प्रोडक्ट बनने के लिए हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो ये एनर्जी हम बाहर से देंगे। जब हम किसी भी सिस्टम को या किसी भी रिएक्शन को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं हम उसे, कि भाई ये रिएक्शन मेरी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान से समझना, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं डेल्टा E की बात करूं, डेल्टा E का मतलब क्या है कि एनर्जी चेंज। तो एनर्जी चेंज क्या होता है, E2 माइनस E1। मैंने पहले बोला था कि अगर इसको E1 मान लो, इसको क्या मान लो, E2 मान लो। तो E2 मेरी क्या है, ज़्यादा है इस केस में। तो अगर मैं डेल्टा E की बात करूं तो E2 ज़्यादा है, तो यानी कि पॉजिटिव ज़्यादा है। तो डेल्टा E की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मेरी पॉजिटिव आएगी, राइट। पहले ही हम बात कर चुके हैं कि एनर्जी हम एंथैल्पी मान सकते हैं अगर हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं। तो एंडोथर्मिक के केस में जो मेरा डेल्टा E है, या मैं बात करूं जो मेरा डेल्टा H है ना, वो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस यही मुझे आपको समझाना था कि एंडोथर्मिक के रिएक्शन के केस में कि जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, सिंपल सा लॉजिक है, इस ग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले ग्राफ की, राइट। इस केस में क्या हो रहा है कि जो मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी है यहाँ पे, अगर हम मान लें इसको E1 R मान लेते हैं, इसको इससे आसानी होगी, इसको क्या मान लेते हैं, E2 P। तो इस केस में आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी मेरी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। यानी कि इतनी एनर्जी मेरी इस सिस्टम ने रिलीज की होगी। भाई रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी रही होगी उसने जब रिलीज की तभी तो प्रोडक्ट में उसकी एनर्जी कम हुई होगी, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, हमारी रिलीज्ड होगी। तो जब किसी भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज्ड होती है ना, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कि भाई इसने क्या की, एनर्जी को यहाँ से रिलीज किया। जैसे सोडियम को आप पानी में डालते हो तो वो जल्दी से क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी को रिलीज कर रहा है यानी कि वो जब पानी से रिएक्ट कर रहा है उसके बाद जो भी वहाँ पे कंपाउंड बनेगा उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा E की बात करूँ, यानी कि E2 माइनस E1 की। E2 मेरा क्या है, E2 है मेरा प्रोडक्ट की एनर्जी और E1 क्या है, मेरा रिएक्टेंट की एनर्जी। और हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट की जो एनर्जी वो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। तो डेल्टा E जो मेरा यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा।
या हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और डेल्टा एच क्या है, हमारा एंथैल्पी चेंज है। एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जो मेरी एनर्जी में चेंज हुआ है, सिंपल सा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जो एनर्जी में चेंज हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज कहते हैं। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, समझ गए ना। एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, यानी कि जो भी मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू गेन करती है। डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है, मेरी एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, मुझे ये बताओ उसकी वैल्यू यहाँ पे, डेल्टा एच की वैल्यू मेरी यहाँ पे नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव होगी। देखो, अगर मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है, इस केस में ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उस केस में जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, मेरी नेगेटिव होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर मेरा क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है, तो उस केस में जो डेल्टा Eg की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, हमने दो चीजें यहाँ पे सीखी हैं। हमने दो चीजें यहाँ पे सीखी है। पहला कि डेल्टा Eg मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, और डेल्टा EgH मेरा नेगेटिव होता है। मैक्सिमम केस में हम ये देखते हैं कि जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाता हूँ तो एंथैल्पी में जो चेंज आता है वो नेगेटिव आता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फॉलो करती है। राइट, अब मैं आपको एक टेबल से समझाना चाहता हूँ ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट। देखो, इस टेबल से हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। राइट, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 17 की। तो ग्रुप 17 में आप देख रहे होंगे पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव में डेल्टा EgH की वैल्यू है। अब ये जो डेल्टा EgH है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है नेगेटिव में, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, ये हमें बताती है कैपेसिटी टू होल्ड एन इलेक्ट्रॉन। भाई, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी किस एलिमेंट की कितनी ज़्यादा है। तो जिसकी नेगेटिव में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतनी ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को क्यों कोई होल्ड करना चाहेगा, भाई स्टेबिलिटी के लिए करना चाहेगा ना, कि वो स्टेबल होना चाहता है। अब भाई ऐसा क्या है 17th ग्रुप में कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम इसमें ऐड कर दें तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होल्ड करके रखेगा। सिंपल सा है, वो स्टेबल हो जाएगा। उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस के जैसे हो जाएगी, यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो प्राप्त कर लेगा। राइट, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो डेल्टा EgH है ये हमें एक ऐसी वैल्यू बताता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड कितनी देर तक रख सकता है। जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी नेगेटिव डेल्टा EgH की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। राइट, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी के। यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद फ्लोरीन रिलीज करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी फ्लोरीन की, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो हमारी नोबल गैसेस है उसके आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको क्या चाहिए, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ही हम 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो ये फटाक से अपनी एनर्जी को रिलीज कर लेता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है। और एनर्जी रिलीज का मतलब है ये स्टेबल हो जाता है। उम्मीद है यहाँ पे आपको
ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो सारे के सारे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है यार? पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये है कि अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहें तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी इनको देनी पड़ेगी। देखो डेल्टा Eg एच, ये पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव किस केस में आएगा? जब मेरी रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी, यानी कि मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि भाई कुछ ना कुछ एनर्जी तो इन एलिमेंट की रही होगी। अब मैं और एनर्जी इनको दे रहा हूँ तो वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएगी। भाई एनर्जी जितनी ज़्यादा हम बढ़ाएंगे स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट ये नहीं चाहता है कि मेरी जो स्टेबिलिटी है वो लूज हो, राइट। इसीलिए आप देखते होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है हैलोजेंस की वो पॉजिटिव में है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है हमारी, वो हमें क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी के बारे में हमें बताती है। और इस टेबल से हमें ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है कि जो हमारे हैलोजेंस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। यानी कि वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरी केमिस्ट्री में आपको ये हेल्प करने वाला है, राइट। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अब हम बात करेंगे फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करेंगे मेरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। तो देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। तो मेनली तीन फैक्टर्स हमारे होते हैं। तो पहला हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। देखो कोई भी एटम है, जितना ज़्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उतने ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, अपने ऊपर कैप्चर कर लेगा, वैलेंस शेल में कैप्चर कर लेगा। तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। जो जितनी आसानी से कैप्चर करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर आए, राइट। तो यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। ये रिलेशन आप ध्यान में रखना। सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है कि कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के वैलेंस सेल में एंटर होता है तो उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हमें ऐड करवाना है। तो ऐड अपने आप से तो होगा नहीं, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी ओर पुल करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसके पास जितनी पावर होगी, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने वाली है। दूसरा अगर हम बात करें साइज ऑफ द एटम की, तो यहाँ पे अगर मैं दो स्ट्रक्चर बनाऊँ एटम के, एक है मेरा ये, दूसरा है ये। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मुझे ये बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस सेल में एंटर करेगा। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच का जो गैप है ना वो कम है। यानी कि ये न्यूक्लियस जो है वो आसानी से क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है ज़्यादा फोर्स लगा करके। जबकि यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो गैप है ना वो ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण ये क्या करेगा, इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज पे उतना नहीं लग पाएगा जितना कि पहले वाले में लगेगा। यानी कि साइज मेरा जितना छोटा होगा, साइज मेरा जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मेरी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है, राइट। तो अगर हम बात करें साइज की, तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, या फिर उल्टा साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा हमारी होने वाली है। तो ये दो रिलेशन हमने पढ़ लिए। तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। देखो कोई भी एटम क्यों चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन वो कैप्चर करे, देखो स्टेबिलिटी के लिए। और जितने भी एलिमेंट हैं हम ये जानते हैं, हर एलिमेंट क्या करना चाहता है, अपना जो बैलेंस शेल है उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भरना चाहता है, राइट। ऑक्टेट रूल जो कहता है हमारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका स्टेबल होना चाहिए। तो अगर किसी एटम का या किसी एलिमेंट
एलिमेंट का ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन वो स्टेबल है, तो क्या वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आए? अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आता है वो तो अनस्टेबल बन जाएगा, है ना? तो यहाँ पे हमको यही चीज़ समझनी है कि जो हमारे हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनमें क्या होता है बच्चों, उनमें टेंडेंसी नहीं होती है इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर करने की। तो जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे अगर मैं बात करूँ S1 की, जैसे बात करूँ P3 की, जैसे बात करूँ D5 की, तो ये सारे के सारे क्या है, हाफ फील्ड है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर मैं जैसे P3 है मेरा यहाँ पे, राइट, तो P3 के केस में ये होगा मेरा P3। मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवा दिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो इससे दो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। पहला, पहले में हाफ फील्ड था जो जबकि स्टेबल था, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किया तो इसमें ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ गया और ये हाफ फील्ड भी नहीं रहा, यानी कि जब पहले ये स्टेबल था फिर अनस्टेबल हो गया। तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि अनस्टेबल वो कंपाउंड हो जाए या वो एलिमेंट हो जाए। तो हाफ फील्ड जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और जितने हमारे फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को वो कैप्चर करें। इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की, वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है। राइट, उम्मीद है ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आए होंगे। और अब हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो, अब हम बात करने वाले पीरियोडिक ट्रेंड्स की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पीरियोडिक ट्रेंड हमारा क्या होता है? तो सबसे पहले बात करेंगे वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम अलोंग अ पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? न्यूक्लियर चार्ज। कि अलोंग अ पीरियड में हम क्या करते हैं कि जब आगे बढ़ते हैं, एक तो बढ़ता है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर हमारा इंक्रीज होता है तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो न्यूक्लियर चार्ज है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेरा क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसके कारण मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मेरी इंक्रीज होती है जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं। ठीक है। दूसरा, वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है कि जब हम टॉप से इसकी ओर जाते हैं, बॉटम की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, यानी कि साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम किसको देखेंगे, साइज को देखेंगे। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर मेरा साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। तो टॉप से बॉटम जाने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। अगर मेरा साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है हमारी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान में रखना है। राइट, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, जब अलोंग अ पीरियड में चलोगे तो न्यूक्लियर चार्ज को ध्यान में रखना, रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। और वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप, ग्रुप में अगर आप बात करोगे तो ग्रुप में आपको साइज को ध्यान में रख करके चलना है, जिसमें क्या होता है कि साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमारी डिक्रीज होगी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं किसकी ओर, पीरियड सेकंड की ओर। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो ये है बच्चों सेकंड पीरियड है। क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट। अभी अभी मैंने क्या बोला है कि जब हम पीरियड की बात करेंगे ना, तो पीरियड की बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज से, न्यूक्लियर चार्ज से। अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं तो क्या होगा यहाँ पे, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, यानी कि मेरे नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो इंक्रीज होंगे और न्यूक्लियर चार्ज मेरा इंक्रीज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो अगर मैं ऑर्डर लगाने के लिए बोलूँ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग, तो हम सिंपल सा बोलेंगे भाई सबसे कम होगी लिथियम की, फिर ये क्या होगी, अलोंग अ पीरियड हमारी बढ़ती जाएगी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये मेरा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है।
जिस हिसाब से हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बट ये ऑर्डर नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे आ जाते हैं एक्सेप्शन। देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पहले हमने फैक्टर्स देखे कि भाई इस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली इनकी वैल्यू देखी या एक्सपेरिमेंटली इनको चेक किया कि ये किस प्रकार से बिहेव करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक अलग ही ट्रेंड मिला, राइट। तो यहाँ पे जो मैं ट्रेंड बताने वाला हूँ वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद पता चला, और उसके बाद हम रीजन ढूंढते हैं इनके अंदर कि ऐसा क्यों हुआ होगा, राइट। ओके, देखो, हमने तीन फैक्टर पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि पीरियड में हम बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज से तो यहाँ पे काम बना नहीं है ना, क्योंकि ये ट्रेंड तो हमने गलत बता दिया। अब दूसरा, अगर हम फैक्टर की बात करें जो काफी काफी इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, वो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या पढ़ा था कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो शो करेंगे, उनकी जो है एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेबल होंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम देखते हैं नियोन। नियोन क्या है बच्चों, यहाँ पे कंप्लीटली फुल्ड है, एस ऑर्बिटल भी फुल है और पी भी फुल है। और नियोन किस में आता है, हमारे नोबल गैसेस में, तो इसको इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, ये अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल है वो अनस्टेबल करेगा, राइट। ठीक है, तो जितने भी हमारे यहाँ पे फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है, उनको हम सर्कल में कर लेते हैं। तो जैसे पहले आ गया मेरा नियोन, दूसरा आता है मेरा नाइट्रोजन यहाँ पे, राइट। नाइट्रोजन भी क्या है, 2s2 है, 2p3 है, 2p में कितने, तीन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, तो तीसरा हमारा क्या आता है, बेरिलियम। बेरिलियम का अगर आप वैलेंस शेल देखोगे तो वो क्या है, कंप्लीटली फुल है, 2s2 है, राइट। यहाँ पे मैंने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। तो अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको लगाना है, तो पहले ये तीन सर्कल आप लगा लोगे, राइट। और उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे नियोन। नियोन की होगी सबसे कम, क्यों होगी, क्योंकि नोबल गैस है ये, इसका स्टेबल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये नहीं चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें एंटर हो, वो किस में होगा, 3s1 में। तो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों बढ़ाना चाहेगा, ये अपनी एनर्जी को डिसेबल क्यों करना चाहेगा, स्टेबिलिटी को क्यों लूज करना चाहेगा, राइट। तो नियोन की होती है सबसे कम। उसके बाद आपको क्या करना है, नाइट्रोजन पे आ जाना है, नियोन के बाद नाइट्रोजन, देन बेरिलियम। जो तीन सर्कल लगाए हैं उसी ऑर्डर में हमें क्या लिख देना है, एलिमेंट्स को लिख देना है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है लिथियम का। लिथियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे और बेरिलियम सॉरी बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, तो इन दोनों में होना क्या चाहिए था कि भाई जो बोरोन है हमारा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। एक्सेप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस केस में ध्यान दो, 2s1 है और 1s2 है, दोनों ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किस में, s ऑर्बिटल में, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब है ना। लेकिन इसमें अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो 2s में भी कितने हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा आफ्टर एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लिथियम एंड बोरोन की बात करें, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है बोरोन से, राइट। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे बी, बोरॉन, फिर हम आएंगे लिथियम पे। अब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जैसा है वैसा आप लिख दोगे। उसके बाद आ जाएगा कार्बन, देन आ जाएगा मेरा ऑक्सीजन, लास्ट में आ जाएगा मेरा फ्लोरीन, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले आपको क्या देखना है, न्यूक्लियर चार्ज के ऑर्डर में लगा दो, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली इसको समझना है। तो न्यूक्लियर चार्ज के ऑर्डर में लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उनको सर्कल कर लो, जैसे नियोन का फुल है, नाइट्रोजन का हाफ है, और हमने बेरिलियम का देखा, इसका भी क्या है, फुल फील्ड है यहाँ पे। तो हमने उसी ऑर्डर में लगा दिया। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट आप जाओगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगाओगे। यहाँ पे आपको थोड़ा मतलब याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। या तो कॉन्सेप्ट से सीख लो, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक्सेप्शन तो मिलेंगे, थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो आप क्या करोगे, तीनों में सर्कल लगाओगे, राइट टू लेफ्ट जो ऑर्डर है उसको लिख दोगे। पहले लिख दिया नियोन, फिर लिख दिया आपने नाइट्रोजन, फिर लिख दिया बेरिलियम।
अब आपको ये भी अगर ध्यान में नहीं है कि बोरोन और लिथियम में से किसकी ज़्यादा होगी, तो आप ध्यान में रख लो बी, बेरिलियम के बाद बी ही आएगा, बोरोन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ध्यान में रख लो। तो यहाँ पे बोरोन लिख लो, उसके बाद जो बचा है उसको लेफ्ट टू राइट में लिख लो भाई, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। चार हमारे एक्सेप्शन ही समझ लो इनको, चार एक्सेप्शन थे वो हमने ऑलरेडी पहले ही लिख दिए हैं। उसके बाद लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। कोई भी आपको वैल्यू नहीं पूछेगा कि बताओ भाई लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कोई भी नहीं बोलतेगा। हर बुक में आपको अलग अलग वैल्यूज मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज मतलब फिक्स्ड नहीं है। हम यहाँ पे केवल ये समझेंगे कि ये ऑर्डर हमारा होता है। उम्मीद है कि पीरियड सेकंड के एलिमेंट का जो ये ऑर्डर है ये आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे आईआईटी जेईई की बात करें या नीट की बात करें। अब चलते हैं हम आगे ग्रुप 17 की ओर। देखो, अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप 17 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं टॉप से बॉटम की ओर जाने पर, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर हम यूज करते हैं, वो करते हैं साइज का। देखो बच्चों, जब साइज हमारा इंक्रीज होगा टॉप से बॉटम जाने पर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी हमने फैक्टर इफेक्टिव में देखा है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लगाऊं ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और लास्ट में आना चाहिए मेरा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी सबसे कम होगी। लेकिन ये ऑर्डर नहीं होता है। अब ये कब पता चला भाई, वैसे अगर हम देखें कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो ये होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली जब वैल्यू निकल कर आए तो हमें ये देखने को मिला कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू थी वो क्या थी, कम थी, 328 थी। जबकि अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी, कितनी, 349 थी। ठीक है, 349 थी। तो ये कैसे हुआ होगा, आखिर ये ऐसा क्यों होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। तो चलो इसको अब डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, तो फ्लोरीन क्या है बच्चों, सबसे राइट कॉर्नर पर है, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमें पता है कि किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो उसके कारण क्या होता है, साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, कम हो जाता है। अब साइज कम होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में क्या होगा, ये इसकी पहली ऑर्बिट आ गई, ये इसकी क्या आ गई, सेकंड ऑर्बिट आ गई यहाँ। अब सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, और एक साथ 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो कि न्यूक्लियस के पास होंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊँ, दूसरी स्ट्रक्चर में क्या है, ये है मेरा क्लोरीन का स्ट्रक्चर। अब क्लोरीन में क्या है, एक ऑर्बिट एक्स्ट्रा बढ़ गई। एक्स्ट्रा बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है आपस में, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है आपस में, या मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है ना, वो क्लोरीन में कम होगी। इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो क्लोरीन में कम होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी यहाँ पे फ्लोरीन के केस में क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है कि जो इतना एरिया है ना इसमें, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा होंगे, किसके केस में, फ्लोरीन के केस में। उसके बाद अगर मैं एक अदर इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवा दूं, पहले ही इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास है। आपको पता होना चाहिए कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, और फर्दर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहा हूँ, तो ऐड करवाने से क्या होगा भाई, इसमें मान लो यहाँ पे जो है बीच में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने के कारण जो फ्लोरीन की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, कम हो जाएगी थोड़ा। ठीक है, हम केवल कंपैरिजन देख रहे हैं फ्लोरीन और क्लोरीन का, आप औरों से इसको कंपेयर मत करने लग जाना। ठीक है, तो इन दोनों को कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि भाई इन दोनों में से आखिर क्लोरीन की क्यों ज़्यादा हुई होगी। ठीक, तो जैसे ही हमने फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन डाला तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जिससे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मेरा बढ़ गया और मेरा जो है एटम जो है वो अनस्टेबल हो गया।
राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो क्लोरीन में अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल भी दिया ना, तो उसको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो ऑर्बिट है उसका साइज जो है बड़ा है, किसके कंपैरिजन में? फ्लोरीन के कंपैरिजन में। और साथ में इसके पास एक्स्ट्रा जो है ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, किसके पास? क्लोरीन के पास। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम होता है। होता तो इसमें भी है, बट हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में क्लोरीन के कंपैरिजन सॉरी फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो कम होता है। क्यों? इसके साइज के कारण, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए फ्लोरीन और क्लोरीन को, तो आसानी से कौन अट्रैक्ट करेगा भाई? क्लोरीन करेगा। देखो फ्लोरीन भी करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या बताती है? ये एंथैल्पी चेंज बताती है। ये वैल्यू जो हमें दिख रही है, ये वैल्यू हमें ये इंडिकेट करती है कि कोई भी एलिमेंट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपने पास कितनी देर तक रखेगा। जो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होने वाला है वहाँ पर, राइट। तो अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि भाई एक है मेरे पास F माइनस, एक है मेरे पास Cl माइनस, बताओ इन दोनों में से स्टेबल ज़्यादा कौन सा होगा? तो आप सिंपल सा बता सकते हो भाई Cl माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है यानी कि ये मोर स्टेबल है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सिंपल सा लॉजिक था कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होता है। ठीक है, जबकि क्लोरीन में क्या होता है? इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है कंपेरिजन टू फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होती है? ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन कैरी करता है, तो वो है क्लोरीन। कौन सा है बच्चों? क्लोरीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। होनी किसके चाहिए थी? क्लोरीन के होनी चाहिए थी, बट ये होता नहीं है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखो अभी हमने किसकी बात की थी? ग्रुप 17 की बात की थी। ग्रुप 17 में हमने ये देखा था कि फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होती है? कम होती है क्लोरीन से। तो यहाँ पे ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा। सेम ट्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रुप 16 की अगर हम बात करें, या ग्रुप 15 की बात करें, या फिर ग्रुप 14 की बात करें, तो इसमें आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है हमारी इस प्रकार से होती है। रीजन जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन का था कि भाई इनका साइज जो है कम होता है, और जबकि इनका साइज क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रेंड फॉलो होता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप 16 की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ग्रुप 16। ग्रुप 16 में क्या आता है? ऑक्सीजन आता है, सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम। ठीक है। अगर मैं इनका ऑर्डर बोलूँ, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सल्फर का सबसे ज़्यादा, है ना? सल्फर का ज़्यादा होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन का होना चाहिए, फिर सेलेनियम का होना चाहिए, फिर टेल्यूरियम का होना चाहिए। बट ये ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? सल्फर का तो मैक्सिमम, फिर सेलेनियम होता है, फिर टेल्यूरियम होता है, और लास्ट में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो है सबसे कम वैल्यू होती है अपने ग्रुप में। इस चीज़ को आप ध्यान में कैसे रखोगे? देखो ग्रुप 17 का जब आप ग्रुप लिखोगे, तो उसमें ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? जीरो होता है। तो आप ये मान सकते हो कि भाई इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भाई जीरो है, मतलब सबसे कम है यार अपने ग्रुप में। सबसे कम है तो इसको सबसे नीचे ले जा लो आप, राइट। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, या फिर अगर आप अपनी ट्रिक कोई बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से बना सकते हो। तो ग्रुप 17 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। बाकी अगर हम 14 की बात करें, 15 की बात करें, तो जो ट्रेंड 17 में वही ट्रेंड इनमें भी फॉलो होता है। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं ग्रुप 16 की, ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17, ग्रुप 17 की, तो हमेशा ग्रुप 17 की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का क्या मतलब है? कि अगर मैं कंपैरिजन करूं ग्रुप 17 की किसी भी एलिमेंट का, मानो मैं आयोडीन का यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, आयोडीन और सल्फर में से अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि सल्फर ऊपर यहाँ पे आ रहा है और आयोडीन मेरा नीचे है, तो बताओ अब मैं इसमें कौन सा फैक्टर लगाऊं। नहीं, सोचना ही नहीं है।
अगर ग्रुप 16 ग्रुप 17 के एलिमेंट में आपको कंपैरिजन देने को कहा गया है तो आप सीधे आंख बंद करके ग्रुप 17 पे क्लिक कर लोगे, राइट। ग्रुप 17 की हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मैंने हटा दी है क्योंकि वो काफ़ी मतलब जितनी मुझे समझानी थी जो वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को मैं समझा चुका था। लेकिन कई वैल्यू ऐसी थी जो यहाँ पे मतलब अलग बुक में अलग अलग मुझे दिख रही थी। तो उसमें कन्फ्यूजन क्या होना है, क्योंकि उन वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं है हमारे एग्जाम्स में वो वैल्यू नहीं आने वाली है। आपको केवल कॉन्सेप्ट सिखाना था मुझे, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ उन वैल्यूज़ की मदद से। और यहाँ पे आपको ये समझना है कि ग्रुप 16 का कोई भी एलिमेंट आप ले लो, कोई भी एलिमेंट, उसकी हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ग्रुप 17 से हमेशा ही कम होगी। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मान लो आपको पूछा गया भाई बताओ ऑक्सीजन है मेरे पास, फ्लोरीन है, सेलेनियम है और आयोडीन है, इनका ऑर्डर लगाओ आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो आप कैसे लगाओगे। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लो भाई कि किस ग्रुप के एलिमेंट है। आपने देखा भाई ग्रुप 16, चलो ग्रुप 16 का आपने देख लिया कौन सा ऑक्सीजन है और एक मेरा क्या है सेलेनियम है, तो आपने इस ऑर्डर में लगा दिया। अब आप ग्रुप 17 का देख लो, ग्रुप 17 में कौन सा आ गया, फ्लोरीन आ गया, आयोडीन आ गया। आपको एक चीज पता है कि ग्रुप 17 की एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर आप ले लोगे तो वो ग्रुप 16 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू रखता है, राइट। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 17 वालों की सबसे ज्यादा होगी। अब फ्लोरीन और आयोडीन में से किसकी ज्यादा होगी, हमें पता है भाई फ्लोरीन की ज्यादा होगी, देन आयोडीन की ज्यादा होगी। उसके बाद ग्रुप 16 का ले लो। ग्रुप 16 में आपको पता है ऑक्सीजन और सेलेनियम है। अब सेलेनियम कहीं पे भी आता है, आपको पता है ऑक्सीजन जो इसका सिंबल है वो जीरो के आकार का है ना, है तो ओ, पर मतलब ध्यान में ये रख सकते हो भाई जीरो है तो इसकी तो जीरो होने वाली है, यानी कि सबसे कम होने वाली है। तो इससे पहले आप लिखोगे सेलेनियम, तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहले जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने क्या बोला था कि भाई हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की और बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों में केवल एक ही अंतर होता है, वो होता है साइन का। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। मान लो मैंने बोला फ्लोरीन है, फॉर एग्जांपल इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है -127, ठीक है, किलो जूल पर मोल, राइट। अब आपसे पूछा गया बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अलग होगा, ये माइनस का था तो ये प्लस में हो जाएगा, वैल्यू दोनों की सेम रहेगी 127, साइन अपोजिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक ही चीज होती है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बट साइन इनका डिफरेंट डिफरेंट होता है। बाकी इनमें कोई भी अंतर नहीं है। और जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाने थे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्लियर कर चुके हैं। मिलते हैं नए वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ।